नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, जय संविधान। भारत माता की जय, जय संविधान। नाज़िया जी, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि जो पाकिस्तानी भारत में है वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन एक अजीबोगरीब भीड़ अटारी बॉर्डर पर देखने को मिल रही है महिलाओं की, और उनमें ऐसी महिलाएं हैं जो कि 40-40 साल हो गए उनकी शादी को, पाकिस्तानी के साथ शादी हुई है और भारतीय पासपोर्ट पर भारत में रहकर बच्चे पैदा कर रही हैं। अंजू जी, आज सुबह से मैं एक गाना गुनगुना रही हूँ। गाना कुछ यूं हुआ करता था, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। पर मैंने इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया है क्योंकि सामने वाली मुस्लिम महिलाएं हैं ना। अब्बा की दुआएं लेती जा जा तुझको दुखी संसार मिले। हमारा देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया, पर हम देखते थे शाहीन बाग में आजादी के नारे लग रहे हैं। हम देखते थे सीएए के खिलाफ में हिजाबन और जिहादन खड़ी हो जाती थी। हम देखते थे कि पूरे भारत में हिजाबन और जिहादन हिजाब पहनने के लिए नाराए तकबीर और लब्बैक का नारा लगाया करती थी। हम देखते थे जंतर मंतर पर और तालकटोरा में हिजाबन और जिहादन जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ खड़ी होती थी, बैठ जाया करती थी। तो लगता था कि ये कौन सी भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं। जो भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं वो तो संवैधानिक होती हैं, वो बहुत ज्यादा मातृभूमि से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने मुस्लिम महिलाओं को ठीक वैसे ही प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज दी है जैसे कि हिंदू महिलाओं और बाकी धर्मों महिलाओं को दिया है। तो आखिर ये महिलाएं हिजाबन से जिहादन बनी हुई क्यों नजर आती हैं? अब पता चला कि भैया इनके बाबुल जो है, अब्बा जो है, ये भारत के हैं, लेकिन ये बुलबुल बन चुकी हैं पाकिस्तान की। बहुत शर्मनाक बात है। और क्योंकि मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम महिला होने के नाते आज मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही है कि भारत के मुस्लिम मर्द इन मुस्लिम महिलाओं को पसंद नहीं आते हैं क्या? मैं हमेशा कहा करती थी कि आखिर मुस्लिम मर्दों को, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, आखिर बात क्या है कि बार बार जो है ये लोग हिंदू लड़कियों से क्यों शादी करते हैं? अब समझ में आया कि ये तो टिट फॉर टैट करते हैं। अब समझ में आया कि ये तो उल्टा तमाचा मारते हैं मुसलमान लड़कियों को, क्योंकि मुसलमान लड़कियां जो जिहादन मानसिकता वाली होती हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान के मर्दों की बुलबुल बन जाती हैं। दूसरी चीज सोचने पर मैं मजबूर हो रही हूं कि जिनकी शादी 40 साल पहले पाकिस्तान में हुई है उनके 10 बच्चे कैसे हुए हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अब जिनकी शादी 40 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, अब जैसे मैं कल बॉर्डर पर एक लड़की को देख रही थी, पूरा ग्रीन बाल रंगाई हुई थी और कह रही है मैंने 4 बच्चे पैदा किए हैं और मेरी 5 साल शादी को हुई है। तो तू कर क्या रही है भारत में? तो भारत में कर क्या रही थी? तो ससुराल में रह क्यों नहीं रही थी? तो यहां पर आ क्यों रही थी? दूसरी एक चीज है कि क्या हलाला सेंटर के द्वारा इनके बच्चे पैदा होते हैं, या ये हनी ट्रैप और स्लीपर सेल का यहां पर काम करती हैं, या ये भारत की खुफिया राज को, यहाँ की योजनाओं को, यहाँ के दिन ब दिन के जितने भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो न्यूज आते हैं इनको डीप से ये वहां पहुंचाती हैं। आज रोना किस बात का है? और रोना तो रोना, लाखों ऐसी महिलाओं ने लेटर दिया है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि पाकिस्तान ने 20 साल की शादी होने के बावजूद भी भारत की मुसलमान लड़की को पाकिस्तान में शादी करने के बावजूद भी वहां का सिटीजनशिप नहीं दिया है। बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट है, शौहर पाकिस्तान का है मिजाजी खुदा, शादी को 20 साल हो चुके हैं, पर ये मुहाजिर है पाकिस्तान में। ये वही महिलाएं हैं जो सीएए पर कहती थी कि दोनों को सिटीजनशिप दो, भारत के सभी लोगों को
तुमने कानून अलग क्यों कर दिया, हिंदुओं को सिटीजनशिप क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया। आज इनसे सवाल पूछना चाहिए और इनको सवाल के कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि तू तो वहां की बुलबुल भी बन गई, पाकिस्तान मर्दों के बिस्तर का सामान भी बन गई, पाकिस्तान मर्दों का बच्चा भी पैदा कर दिया, तो फिर आखिर तुझे पाकिस्तान ने सिटीजनशिप दिया क्यों नहीं। नाज़िया जी, एक आंकड़ा है सिर्फ पंजाब का कि पंजाब में अभी पिछले 48 घंटे में 83,000 ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिनकी शादियां पाकिस्तान में हुई, लेकिन वो भारत में भारतीय पासपोर्ट पर रह रही हैं। तो ये 83,000 सिर्फ पंजाब में, अब सोचिए पूरे देश में इनकी कितनी जमात होगी। आप सोचो, सिर्फ पंजाब में अभी सिर्फ 83,000 सामने आई है, अभी सिर्फ सामने आई है, अभी तो घर घर के अंदर घुस घुस करके सबके डॉक्यूमेंट नहीं देखे जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो चुप होंगी, अभी चोर बन करके छुपी हुई होंगी। अभी तो वो महिलाएं हैं जिनके बच्चे फंस गए हैं, जिनका शौहर फंस गया है, और ये 40-40 साल, 20-20 साल, 8-8 साल जो ये यहाँ पर रह करके 10-10 बच्चे पैदा कर चुकी हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर बच्चे पैदा की हैं, तो ये अपने शौहर को बुलाती कैसे थी। इसका मतलब है कि तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से बुलाती थी, क्योंकि वीजा, भारत का वीजा पाकिस्तानियों को इतनी जल्दी नहीं मिलता है। उसके वेरिफिकेशन की लिस्ट बहुत लंबी होती है, उसकी इंक्वायरी की लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो ये हर साल बच्चा पैदा कैसे कर रही थी। और जब भी हम लोगों से सवाल किया जाता था कि ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भारत में बैन होता है और भारत की महिलाएं जो है वो मातम करने लगती हैं, वो जिहाद करने लगती हैं, हम कुछ भी भारत की महिलाओं के पक्ष में काम करते हैं, भारत की महिलाएं हिजाब पे निकल जाती हैं। अब ये क्रिस्टल क्लियर हुआ और सबका हिजाब खुला है कि भैया ये भारत की महिलाएं नहीं होती थी, ये पाकिस्तान की बुलबुल हुआ करती थी, जो पाकिस्तानी बच्चा अपने कोख से जन्म दे करके यहाँ तैमूर और औरंगजेब पैदा कर रही थी, यहाँ जिन्ना पैदा कर रही थी। आप सोचिए। और अब देखिए ना, केरला में 2 मुस्लिम महिलाएं नकाबपोश पूरी जिहादन बन करके पाकिस्तान का झंडा जब जमीन पर लगाया, वहां के हिंदुओं ने, वहां के लोगों ने और पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की, तो गुस्से में उन्होंने सनातनियों को, राष्ट्रवादों को गालियां परोसी हैं और पाकिस्तान का झंडा मोहब्बत से उठा करके जमीन से अपने बुरके से पोंछ करके अपने घर लेकर चली गई हैं। अभी मैंने ट्वीट की, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, एक शाहिद नाम का लड़का, उसने क्या किया है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को वो मुबारकबाद दे रहा था और शुक्रिया अदा कर रहा था कि भैया बहुत अच्छा किए, अभी तो हमने 28 को मारा है, अभी तो बहुत बाकी है, फलाना मंदिर तोड़ेंगे। अभी वो अरेस्ट हुआ है। बोकारो का एक लड़का, जिस दिन 28 लोग पहलगाम में मरे थे, उसी के रात को उसने एक्स हैंडल पर जनरल आसिम मुनीर को और पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद कहा है। अरेस्ट हुआ वो दूसरे दिन सुबह में। अभी आप देखिए आसाम में, अब आसाम में आते हैं, जो असदुद्दीन अवैसी का जिगरी दोस्त है बदरुद्दीन अजमल की डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का एक विधायक, एमएलए, जो संविधान की शपथ खा करके आसाम की असेंबली में काम करने का शपथ खाया है, उसने क्या किया है, एक वीडियो बना करके पाकिस्तान के आतंकवादियों का और पाकिस्तान के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का और जनरल आसिम मुनीर का धन्यवाद करते हुए वो आतंकवादियों के बचाव पर अपनी बात रख रहा था। और विधायक को आसाम की सरकार ने अरेस्ट किया वो वीडियो के मार्फत। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तानी प्रेमी खुलकर सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी प्रेमी इस भारत में जितने रह रहे थे उनका हिजाब खुल चुका है। हमसे तो सवाल किया जाता है, हमें तो जवाब देना पड़ता है, और हम खुद कभी कभी परेशान हो जाते थे कि ये कौन से मुसलमान है भाई जो नारे तकबीर पर
जिस नारा पर और जिस कलमा पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासों को गला काट दिया गया, उस नारे पर ये वक्फ का लैंड माफिया खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, ये ट्रिपल तलाक को बैन करना एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ये मदरसे तोड़ करके स्कूल बनाने के पक्ष में बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये कौन से मुसलमान है? ये कहां से आते हैं? अब पता चल गया, अब हिजाब खुल गया। पर नाजिया जी, ऐसे में जो जो बातें अभी सामने आ रही हैं, आप देखिए वो महिला सीमा हैदर जो बिना वीजा के भारत में रह रही है, उसको भी तो बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन उसके मामले में तो ये कहा जाता है कि वो वीडियो पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पर कि मैं तो यहाँ की बहू हूं, मैंने तो यहाँ के लड़के से शादी कर ली। ये कौन सी दलीलें हैं? नहीं, देखिए, जज्बात तो हमारे ना संविधान में चलता है, ना हमारे पार्लियामेंट के पीपल एक्ट में चलता है, ना ही इस देश के कानून पे चलता है। और कोई जिसका जन्म ही पाकिस्तान में हुआ और जो बच्चों के साथ, आतंकवादियों के साथ आकर के भारत में रह रही है, जिस कोख से और जिसका नुत्फा है वो 3 बच्चा, वो तो पाकिस्तानी का बच्चा है, वो तो पाकिस्तानी का बच्चा है। और पाकिस्तानी औरत के कोख से जना हुआ बच्चा इस भारत में नहीं रह सकता है। और किसी भी तरीके का भावुक और किसी भी तरीके का जज्बात अब इस वक्त एक्सेप्ट करने का बिल्कुल भी हम लोग तो मूड में नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसीज भी मूड में नहीं है। इसलिए इस तरीके की कोई भी दलीलें, कोई भी सीमा हैदर और ढीमा हैदर कुछ भी बोल रही है, उससे तो भारत की सरकार को या सुरक्षा एजेंसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 45 घंटे में निकलना है, मतलब निकलना है। और जो नहीं निकलेगी उसके लिए बहुत खूबसूरत इंतजाम किया गया है, बहुत ही खूबसूरत इंतजाम किया गया है। खामोशी से इज्जत के साथ जो निकलना चाह रही है निकल जाए, नहीं तो फिर जलील करके और बाल नोच करके निकालना पड़ेगा, फिर हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में भी पाक सर्कस के एक मुसलमान लड़के ने जावेरिया को बुला करके यहाँ पर निकाह किया, और निकाह करने के बाद उसको खुफिया तरीके से पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस में रख लिया है। तो मैंने अर्जी अभी राष्ट्रपति को भेजी है, मेल किया है मैंने, कि अगर पुलिस वहां तक, क्योंकि बंगाल की पुलिस तो उसको निकालेगी नहीं, और अब तक उसका जावेद अहमद खान ने और फरहाद हकीम ने उसका वोटर आईडी कार्ड भी बनवा ही दिया होगा। लेकिन अगर फिर भी सुरक्षा एजेंसी उसके गिरबान तक, उसके बाल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर हम जैसे महिलाओं को जाना पड़ेगा उस घर पे, बाल खींच करके अटारी बॉर्डर लेकर के आना पड़ेगा। तो सीमा हैदर को भी मैं एक सजेशन दे देना चाहती हूँ कि इज्जत से अपने 3 बच्चों को लेकर के निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसी महिलाएं रघुपुरा पहुंच जाएं तो बहुत बेइज्जत करके निकालेंगे। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि सीमा हैदर के वकील क्या भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहते हैं क्या? सीमा हैदर के वकील को आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत है? कभी बलात्कारी से मोहब्बत हो जाती है, कभी आतंकवादी से मोहब्बत हो जाती है, कभी बलात्कारियों के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानी जिहादन के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। क्या देश की राष्ट्रपति को खा पी करके अब कोई काम नहीं बचा है जो सीमा हैदर की गुहार को वो सुनेंगी? क्या देश के मसले मसाइल इतने कम हो चुके हैं जो सीमा हैदर इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि देश की राष्ट्रपति ये तय करेगी कि सीमा हैदर यहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, किस बिना पर रहेगी, कानून के किस आधार पर रहेगी? जो कोई भी तार के नीचे से और सुरंग के पीछे से आता है वो आतंकवादी होता है, और किसी ना किसी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट को लेकर के आता है। 3 बच्चों के जज्बात को हमें ना दिखाया जाए। अब हम किसी भी मोह माया में फंसने वाले नहीं हैं। भारत के हिंदुओं को वासुदेव कुटुंबकम अपने लिए रखना पड़ेगा, भाईचारा सिर्फ अपनों के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि 28 भाइयों को चारा बना करके काट दिया गया है, उनका खतना देख देख करके काटा गया है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार ने जो कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आतंकवादियों का मजहब होता है। और ये हमने अब बिल्कुल ठान लिया है कि किसी भी तरीके के, चाहे वो सीमा हैदर हो, चाहे वो जावेरिया हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर सचिन मीना को सीमा हैदर से इतनी मोहब्बत है तो वो चला जाए पाकिस्तान, या जिस मुसलमान लौंडे ने जावेरिया से शादी की है वो साथ में चला जाए जावेरिया के। दिक्कत कहां पर आ रही है? मोहब्बत अगर बिल्कुल आकाश और पर्वत को छू चुकी है तो भारत ऐसे लोग छोड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर एक पाकिस्तानी का पिल्ला और एक पाकिस्तानी महिला
या पाकिस्तान से प्रेम करने वाला एक भी मर्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़िया जी, अब तो एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है ना कि किसी ने मजहब नहीं पूछा। आप देखिए किस तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले जा रहे हैं। और राहुल गांधी को भी आप देखिए, फुर्सत नहीं मिली उन 27 परिवारों से मुलाकात करने की जिन्होंने अपनों को खोया। वो उठकर सीधे कश्मीर चले गए। देखिए, कश्मीर तो वो लोकसभा इलेक्शन के वक्त में भी गए थे और वहां पर जाकर के जब वो मुसलमान लड़कियों के बीच में बैठे थे, प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी अंजू जी, प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी थी। मणिशंकर अय्यर का भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, मैंने उसको वो भी ट्वीट एक्स हैंडल पर भी डाला है। उन्होंने कहा कि ये सिंधु नदी का प्रोजेक्ट ऐसे नहीं खत्म कर देना चाहिए। और मैं आपको अभी एक प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि खतना नहीं देखा गया था, ये तो बहुत जमाने से देखा जा रहा था, ये तो बहुत जमाने से देखा जा रहा था। जिनका सुहाग उजड़ा है, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जो अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता था और समर वेकेशन पर छुट्टियों का इंतजार करके अपने बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों पर और जमीन के जन्नत पर जन्नत का मजा लेने के लिए गया था। क्या पता था कि गए हैं चूड़ा के साथ और आएंगे सफेद साड़ी के साथ, गए हैं सिंदूर के साथ आएंगे सिंदूर पोंछ करके। क्या पता था कि पापा पापा कहते हुए गए हैं और आएंगे पापा मर गए ये कहते हुए। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? जो पीड़िताएं हैं, जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, वो चीख चीख करके कह रही हैं। एक 8 साल का बच्चा सत्य कह रहा है हजारों लाखों मीडिया के सामने कि हम लोगों से पूछा गया कि तुम में से हिंदू कौन हो, कलमा बताओ, खतना दिखाओ। तो क्या वो झूठ बोल रही हैं? वो झूठ बोल रही है, सिर्फ राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो डर उसी वक्त गए थे जब वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक गार्डन में बैठे हुए थे और वो मुसलमान लड़कियों से बात कर रहे थे कि आप शादी कब करेंगी। उसमें से एक डॉक्टर लड़की थी और उसने कहा कि कश्मीरी मुस्लिम लड़कों से शादी करने में डर लगता है क्योंकि वो तलाक जल्दी देते हैं और नशा बहुत करते हैं। उस इंटरव्यू में अगर इंक्वायरी की जाए तो राहुल गांधी ने कट करने की कोशिश की थी। उस इंटरव्यू में ये दिखाया गया कि राहुल गांधी 30 सेकंड के लिए पॉज पर चले गए थे कि मुस्लिम लड़कियां कश्मीरी मुस्लिम लड़कों के बारे में ये बात कर रही हैं। पाकिस्तान का प्यार कश्मीर के मुसलमानों पे झलक रहा है भाई, दिख रहा है। वो लोग साफ कह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं कि हम भारत में रहते जरूर है लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारा दिल धड़कता है। वो साफ कह रहे हैं, आप खच्चर वाले को, आप जिहादी को खच्चर वाला बना दीजिएगा, आप आतंकी को घोड़ा वाला बना दीजिएगा, आप हाफिज सईद के दलालों को और पिल्लों को आप ऊंट वाला बना दीजिएगा, तो क्या हिजाब नहीं खोला जाएगा? अब तो हिजाब खुलेगा क्योंकि केंद्र की सरकार में मोदी बैठा है भाई। मनमोहन थोड़ी बैठा है, मोदी बैठा है, नेहरू थोड़ी बैठा है, मोदी बैठा है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। मुझे याद है कि 2016 में जब उरी हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बहुत दूर की सोची थी उन्होंने और चेतावनी तो उन्होंने 2016 में ही पाकिस्तान को दे दिया था, खून और पानी बोल करके। अब ये बकरी चोर पाकिस्तानी, अब ये बेटी बेचने वाला पाकिस्तानी, अगर इसको इकोनॉमिकल बात और जियोपॉलिटिकल बात एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की बात समझ में नहीं आई तो ये इनका प्रॉब्लम है ना, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब तो हमें तो जनरल आसिम मुनीर का सच सिर चाहिए। हमारे बायलैटरल रिलेशन जो हैं वो लगभग सारे मुस्लिम कंट्रीज से हैं। अफगान तैयार है पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, इजराइल तैयार है पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री से अगर हम जैसे राष्ट्रभक्त ये डिमांड कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर का सिर चाहिए, तो मणिशंकर अय्यर को क्या चुभ रहा है? राहुल गांधी को तकलीफ कहां पर हो रही है? नेहरू का किस्सा खोलें क्या अब हम कि साथ में जिन्ना के सुअर खाया करता था नेहरू? ये सारे किस्से अगर खोलने के लिए राहुल खान मजबूर करेगा तो खोलेंगे फिर हम। हमारे पास तो इतिहास के पन्ने पूरे तैयार रहते हैं। और नाज़िया जी, आप ये देखिए कि इस देश में एक और राजनेता है अखिलेश यादव, जो कि ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप वो जो शुभम द्विवेदी पीड़ित है जिनकी की मौत हुई पहलगाम में, उनकी पत्नी से, उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, तो कहते मेरे उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा वहां पर? मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा तुम चले जाना। नहीं, अखिलेश ने सही कहा,
सच कहा, पहला नेता है भारत का जो सच कह रहा है, पहला नेता है भारत का जो कैमरा पर सच बोल रहा है। क्योंकि अखिलेश मुख्तार अंसारी से संबंध था, आजम खान से संबंध था। बहराइच में आपको याद है मिश्रा को जो मारा था, उसके घर पे जाकर के सब राहुल गांधी बैठ गया था, जिसने हत्या की थी, पूरा सीना छलनी कर दिया था। कमलेश आपको याद है, कन्हैया आपको याद है। तो इस तरीके के जो आतंकवादी लोग हैं उनसे संबंध है अखिलेश का, तो फिर पीड़िता के घर कैसे चला जाएगा? हमें देश में अखिलेश यादव एक ऐसा नेता मिला है जो हमेशा सच बोलता है और अपनी विचारधारा को सत्य सबके सामने रख देता है। वो साफ बोलता है भगवान राम काल्पनिक है, वो नहीं जाता है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, वो लेकिन अजमेर में चला जाता है टोपी रख करके, वो अवतार में बैठ जाता है अवतार करने के लिए, वो कुंभ छुप करके जाता है गंगा स्नान करने के लिए। और देखिए अखिलेश यादव और डिंपल ने साफ लफ्जों में कैमरा के सामने कहा था 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में कि ना मैं पूजा करने जाता हूं और ना डिंपल मेरी बीवी जाती है पूजा पाठ करने के लिए। तो जो लोग आतंक का समर्थन आज से नहीं कर रहे हैं, कई डेकेड से कर रहे हैं, जिनके पिता तक आतंक का समर्थन करते थे, जिनके पिता तक राम भक्तों के सीने पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाया करते थे, तो वो तो सच बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मेरा तो संबंध नहीं है। अखिलेश यादव का संबंध तो भाई आजम खान से है, अखिलेश यादव का संबंध जो है वो मुख्तार अंसारी के परिवार से था, अखिलेश यादव का संबंध तो उनसे है जो संबल पर पत्थर और चप्पल लेकर के निकले थे मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, उनके घर का विजिट किया है उन लोगों ने। सच बोल रहा है बेचारा, हम लोगों को समझने में देखिए हमेशा गलती होती है। 76 साल बोला गया ना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, हमें गलती हुई कि भाई मजहब होता है, हम समझ ही नहीं पा रहे थे वाकई में धर्म नहीं होता है। तो इसी तरीके से ये लोग हम लोगों को कोड वर्ड में समझाते हैं, हम लोग बेवकूफ है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप नाजिया जी, देश को पाकिस्तान से तो खतरा है ही, लेकिन भारत के अंदर जो पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा है। और चलिए अब तो वो मौका आया है जब ये जितनी भी जिहादिने यहाँ पर भारत के पासपोर्ट पर रह रही हैं, कम से कम उनको पाकिस्तान भेजने का वक्त तो आया और समझ में तो आया कि किस तरह से पाकिस्तान एक साजिश के तहत वहां के लड़कों की शादियां भारत में करवाते हैं और फिर उनकी बीवियां भारत के पासपोर्ट पर आती जाती रहती हैं, एक स्लीपर सेल की तरह काम करती है और सारी जानकारी वहां तक पहुंचाती हैं। ये कम से कम इस साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है इस दर्दनाक हादसे के बाद। नाजिया जी, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।